अब उनके दोस्त तिरुप्ति ने कहा, मैंने मीनाक्षी दा को देखा। वह स्कूल के बाद कुलिथलाई गई। यह सुनकर रामलिंगम को यकीन हो गया कि वह मेट्टुमरुदुर आएगी। उसने उस खाद की दुकान से लेकर अपने घर तक अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से उसे ढूंढने के लिए कहा और उन्होंने भी उसे ढूंढा। लेकिन हर जगह तलाश करने के बाद भी उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल सकी कि मीनाक्षी कहाँ गई या उसके साथ क्या हुआ। समय रात के 11 बजे का है। बिना देर किए रामलिंगम पुलिस स्टेशन गए और शिकायत दर्ज कराई और इंस्पेक्टर आदित्य ने 30 मिनट के भीतर एफआईआर दर्ज की और उसकी तलाश शुरू कर दी। उन्होंने सभी जगहों की जांच भी की, लेकिन रामलिंगम द्वारा ज्ञात चीजों के अलावा आदित्य को कोई नई चीज नहीं मिल सकी। अगले दिन आदित्य और उनकी टीम मीनाक्षी को नहीं ढूंढ सके। 2 दिन और 1 सप्ताह हो गए और दिन इसी तरह बीत गए, लेकिन मीनाक्षी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब आदित्य जांच कर रही थी तो रामलिंगम भी यह देखने के लिए वहां गए कि क्या कोई सुधार हुआ है। एक दिन जब वह पूछताछ करने गए तो इंस्पेक्टर आदित्य ने कहा, सर, शांत रहें। इसमें कई बड़े लोग शामिल हैं और यहाँ तक कि सत्तारूढ़ दल के पूर्व विधायक भी इसमें शामिल थे। यह सुनकर रामलिंगम हैरान रह गए और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। वह यह सोचकर दुखी था कि वह सत्तारूढ़ दल के खिलाफ क्या कर सकता है। मेरे और राजनेताओं के बीच क्या संबंध है, वह नहीं जानता था कि उसकी पत्नी के लापता होने के मामले में राजनेता कैसे शामिल थे। कुछ दिनों बाद रामलिंगम चुप हो गए, चूंकि वह सत्ताधारी दल के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मीडिया इस मामले पर चुप नहीं रहा। तमाम मीडिया ने लिखा कि इस मामले में सत्ता पक्ष के पूर्व विधायक और उनका बेटा शामिल हैं। इससे पूरे तमिलनाडु राज्य को झटका लगा और यह सत्तारूढ़ पार्टी के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया। लेकिन जांच में पुलिस को पता चला कि इस मामले में सत्ता पक्ष के पूर्व विधायक और उनके बेटे का हाथ नहीं है। मामले के बारे में बार बार पूछताछ करने के कारण आदित्य ने रामलिंगम से यह बात कही। थाने में आकर उन्हें परेशान करने से रोकने के लिए उसने राजनेताओं को बहाना बनाया। इसकी जानकारी होने पर उच्च अधिकारियों ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी। जब ये मामला ऐसे ही चल रहा था तो कुछ दिन बाद बेंगलुरु से सूचना आई कि उन्हें मीनाक्षी टीचर मिल गई है। तुरंत रामलिंगम, इंस्पेक्टर आदित्य और पुलिस टीम वहां गई और बेंगलोर में उन्होंने मीनाक्षी के रूप में एक शव दिखाया। अब आदित्य ने रामलिंगम को बुलाया और उससे शव की पहचान करने को कहा। वह डर और घबराहट में शव के पास गया, लेकिन शव देखने के बाद उन्हें थोड़ा आराम हुआ, चूंकि ये उनकी पत्नी मीनाक्षी की टीचर नहीं थी। वह किसी और महिला का शव था जो मीनाक्षी की उम्र और शक्ल की थी। यह देखकर और यह विश्वास करके कि वह कहीं न कहीं जीवित होगी, रामलिंगम अपनी जन्मभूमि वापस आ गए। 2 साल बाद 2006 इसी तरह साल बीतते गए और 2006 में सत्ताधारी पार्टी बदल गई। रामलिंगम को उम्मीद थी कि अगर सत्तारूढ़ दल बदल गया तो कुछ बदल जाएगा, लेकिन उनकी अपेक्षा के अनुरूप कोई बदलाव नहीं किया गया और मामले में कुएं में पत्थर की तरह कोई सुधार नहीं दिखा। इसके कारण रामलिंगम ने मदुरै उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की और इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की जांच करने वाले न्यायाधीशों ने कहा, 1.5 साल से लापता सरकारी शिक्षक के मामले में कोई सुधार नहीं हुआ है, इसलिए मैं सीबीसीआईडी को सौंप रहा हूं। सीबीसीआईडी ने भी इस मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी। तिरुपति की खाद की दुकान से लेकर मीनाक्षी के शिक्षक के घर तक उन्होंने हर जगह जांच की और हर जगह तलाशी ली। उस सड़क से अलग होने वाली छोटी छोटी सड़कें और जंगल के रास्ते, हर जगह तलाशी और जांच की गई और सीबीसीआईडी को जिस कुएं पर संदेह हुआ उसमें उतरकर मीनाक्षी टीचर की लाश या उनके टीवीएस 50 की तलाश की गई, लेकिन उन्हें भी कोई सबूत नहीं मिला।
रामलिंगम भी निराश होने लगे। 22 जून 2006। इस बीच राजेंद्रन गार्डन नामक स्थान पर मालिक ने अपने केले के खेत में नए पौधे लगाने का फैसला किया। वह 3 सदस्यों के साथ गड्ढा खोद रहा था। जब वे खुदाई कर रहे थे तो उन्हें कुछ अलग चीज मिली। उन्होंने सोचा कि यह खजाना है और तेजी से खुदाई शुरू कर दी। लेकिन वहां उन्हें खजाना नहीं बल्कि कंकाल मिला। वे आश्चर्यचकित रह गए और मालिक को सूचित किया। लेकिन कंकाल से डरे मालिक ने उन्हें कंकाल को अलग अलग जगहों पर दफनाने के लिए कहा। चूंकि उसने यह बात पुलिस से कही, इसलिए उसे थाने और कोर्ट जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उसे डर था कि वे उस पर शक करेंगे। 4 दिन बाद 26 जून 2006। इसी बीच वीएओ का एक अधिकारी गांव में आया। वीएओ को देखकर राजेंद्रन डर गए और उन्हें लगा कि वह वहां कंकाल के बारे में पूछताछ करने आए हैं। उन्होंने उस कंकाल के बारे में बात की जो उन्होंने 4 दिन पहले देखा था। वीएओ वहां टैक्स वसूलने आया था, लेकिन खबर सुनकर उसके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना तहसीलदार को दी। उसके आने के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई और वहां आए आदित्य ने कंकाल पर एक क्षतिग्रस्त साड़ी और आंतरिक वस्त्र देखा और उन्हें एहसास हुआ कि यह एक लड़की का है। उन्होंने अपने थाने में दर्ज सभी महिलाओं की गुमशुदगी के मामलों की जांच की। वहीं आदित्य ने डॉक्टरों की मदद से मौके पर ही पोस्टमार्टम किया। उन्होंने पाया कि यह कंकाल किसी 30 से 35 साल की महिला का है और तुरंत उन्हें मीनाक्षी की टीचर की याद आ गई, क्योंकि उसके थाने में उस उम्र में लापता महिलाओं की सूची में वह अकेली थी। हालांकि विस्तृत शव परीक्षण के लिए कंकाल को त्रिची जीएच लाया गया था। उसी समय आदित्य और सीबीसीआईडी ने रामलिंगम को सूचित किया और उन्हें वहां आने के लिए कहा। आते ही उन्होंने उसे हरे रंग की साड़ी दिखाई जो कंकाल के ऊपर थी। यह देखकर वह रोने लगा। हाँ, यह मेरी पत्नी मीनाक्षी है सर। जिस दिन वह लापता हुई, उसने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। इतना ही नहीं, उसने कहा कि चांदी की अंगूठी और चांदी की पायल उसकी है। डीएनए रिपोर्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि कंकाल मीनाक्षी की टीचर का ही है। डीएनए 100% मीनाक्षी के शिक्षक के माता-पिता के डीएनए से मेल खाता है। आदित्य को पता चला कि उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। जो मामला 1.5 साल तक कुएं में पत्थर की तरह पड़ा था, अब खरगोश की तरह तेजी से आगे बढ़ने लगा है। अब आदित्य ने जांच की कि राजेंद्रन गार्डन में कौन अक्सर आता था और पिछले 2 वर्षों से वहां काम करने के लिए कौन आया था। इसकी एक बड़ी सूची ली। उन्होंने सभी को अलग अलग बुलाकर जांच की और किसी को नहीं छोड़ा। आदित्य जब जांच कर रही थी तो उसे शनमुगावेल नाम के एक शख्स पर शक हुआ। पुलिस ने जांच की तो उसने कहा, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पुलिस की जांच सिर्फ उनकी जांच नहीं है। अगर उन्हें किसी पर शक होगा तो वे छिपकर उस पर नजर रखना शुरू कर देंगे। आदित्य को शनमुगावेल पर संदेह था। चूंकि वह पिछले 2 वर्षों में किसी नौकरी पर नहीं गया, लेकिन वह बेतहाशा खर्च कर रहा था, भले ही वह किसी नौकरी पर नहीं गया था। जब आदित्य ने गांव में शनमुगावेल की जांच की, तो उसे पता चला कि उसने अपनी पत्नी के लिए नए गहने खरीदे हैं। फिर उन्होंने शनमुगावेल को जांच के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह शहर से बाहर हैं और अभी नहीं आ सकते। उसी समय आदित्य को जानकारी मिली कि वह कुलिथलाई किसान बाजार में है। आदित्य तुरंत वहां गई, शनमुगावेला को गिरफ्तार कर लिया और जांच शुरू कर दी। सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। फिर आपके पास इतने पैसे कैसे आए? आपके लिए अपनी पत्नी के लिए गहने लाना कैसे संभव है? शांत मुस्कान के साथ उसे घूरते हुए आदित्य ने कहा, शनमुगावेल,
यदि आप सच बताते हैं तो अच्छा है, अन्यथा। कांस्टेबल आदित्य ने तेजी से पीछे मुड़कर पुलिस की छड़ी की ओर देखा। जांच की मेरी शैली बहुत अलग होगी। सामान्य पुलिस पूछताछ शैली में नहीं। पिटाई के डर से शनमुगवेल ने स्वीकार कर लिया कि वह ही हत्यारा है। जब उसने यह कहा तो शनमुगवेल ने कहा, हाँ सर, हमने ही उसे मार डाला। चूंकि उन्होंने कहा कि मैं के बजाय हम, आदित्य ने जांच शुरू कर दी कि इसमें और कौन शामिल है। शनमुगवेल ने कहा, सर, मैंने अपने दोस्त कुमार के साथ मिलकर शिक्षिका मीनाक्षी के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। तुरंत आदित्य ने कुमार को गिरफ्तार कर लिया और उन दोनों से कबूलनामा ले लिया। वे बताने लगे कि घटना वाले दिन मीनाक्षी की टीचर के साथ